गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों, हाउ आर यू? गुड। सो बच्चों, दिस इज माय 29th क्लास of this physics. In all these classes I have discussed electrostatic, different parts of the electrostatic, that is Coulomb's law, electric field, Gauss's law, electrostatic potential, और कैपेसिटर हमारा चल रहा है, ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया है, आज फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद हम कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ कैपेसिटर का डिस्कस किया था कि व्हाट आर द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या कहा था कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ओवरलैप कर रहे होते हैं, जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ओवरलैप विद ईच अदर आर नोन एज पोलर are separated by some distance are known as polar molecules. Means those molecules जिनकी center of gravity में कुछ distance है, means those molecules which are possessing some net value of dipole moment are known as polar molecules. And what are the non-polar molecules? Those molecules जिनकी center of gravity of positive and negative charges are overlapped with each other. There is no separation between them. Net value of their dipole moment is equal to 0 are known as non-polar molecules. Then I discussed if we are having a dielectric. क्या कहा था? डायलैक्ट्रिक क्या होता है? डायलैक्ट्रिक वो होता है कि आपके पास जिसमें करंट नहीं फ्लो कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकती है, वो ट्रांसमिट कर सकती है, उन्हें हम डायलैक्ट्रिक कहते हैं। So there are two types of dielectric. One is the dielectric of polar molecules. Another is the dielectric of non-polar molecules. So what I told you, what is polarization? अगर आपके पास there is a one dielectric of non-polar molecules और उस non-polar molecules के dielectric को हम एक uniform electric field में रखते हैं, तो इस non-polar molecules become polar. That is called polarization. When a dielectric of non-polar molecules is kept in a uniform electric field, its molecules become polar, so that is called polarization. तो जब एक डायलैक्ट्रिक ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए, तो उसके कारण आपके पास वहां पे एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। तो क्या कहा था कि जो नेट डाइपोल इंड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, इंड्यूस होता है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। और आई टोल्ड यू कि अगर आपने एक डायलैक्ट्रिक ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रखा है, वहां पे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई की है, और जब इस डायलैक्ट्रिक के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर हो गए, तो उसके कारण आपके पास एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जिसे हमने क्या कॉल कर दिया था, ई आई कॉल कर दिया था, दैट इज द इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और जिससे क्या हो गया, आपके पास उसके अंदर एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई थी, ई नॉट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर प्लस ई आई वेक्टर। और मॉडुलस ऑफ ई नॉट मैंने क्या कहा था, दिस इज इक्वल टू ई माइनस ई आई। अब इसे इंड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को हमने दिस ई नॉट को, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, जिसे कि हमने रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी कॉल किया है। क्यों? क्योंकि क्या है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, जिसके कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। सो इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। सो ई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस ई आई, ई नॉट इज हियर रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। यहीं से हमने डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, दैट इज इक्वल टू ई बाय ई नॉट, और दैट इज इक्वल टू ई अपॉन ई माइनस ई आई। एज ई इज ग्रेटर देन ई माइनस ई आई, देयरफॉर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के इज ग्रेटर देन 1।
तो यहीं से मैंने कहा था कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को और या किसी आपके पास जो चार्ज इंड्यूस होता है, इंड्यूस चार्ज क्या होता है, क्यू आई दैट इज इक्वल टू के इंटू दैट इज क्यू आई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के होता है। वो भी यहीं से ड्राइव हुआ है, क्योंकि आपके पास ई नॉट क्या है, ई माइनस ई आई है। आप ई यहां से बाहर ले सकते हो, तो आपके पास ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स ई इंटू 1 माइनस 1 बाई के बन जाएगा। और आपके पास ई आई क्या है, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ई क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा आई को क्या लिख सकते हो, क्यू आई बाई ए लिख सकते हो। सिग्मा को क्या लिख दिया था हमने, क्यू बाई ए लिख दिया था। तो इंड्यूस चार्ज क्या आ गया था, क्यू आई दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के बराबर आ गया था। तो यहीं से हमने कहा था कि आपके पास कोई भी कंडक्टर है उसके लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। वो कैसे, क्योंकि फॉर ए कंडक्टर ई आई की वैल्यू जो होती है ई के बराबर होती है। देयरफॉर ई नोट क्या होता है, 0 हो जाता है। देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ई अपॉन 0 आ जाता है। समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहीं से मैंने आपको प्रूव किया था कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। वो कैसे इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होती है, क्या डिफाइन किया था, पोलराइजेशन डेंसिटी था इंड्यूस चार्ज इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या आ गया था, क्यू आई इंटू डी आ गया था। वॉल्यूम क्या आ गया था, ए इंटू डी आ गया था। तो दैट बिकम्स क्यू आई बाय ए आ गया था। दैट इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा आई। तो पोलराइजेशन डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर मैंने एक टर्म डिफाइन की थी आपके पास, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या कहा था कि ability of a डाइलेक्ट्रिक just to become polarized, वो कितना पोलराइज हो सकता है with the applied electric field that is given by its electrical susceptibility, कि कितना उसको हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को कितना पोलराइज कर सकते हैं with the help of external electric field that is measured by this electrical susceptibility। और क्या कहा था मैंने कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पी डी इज इक्वल टू क्या आ गया था, एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई आ गया था। काई मैंने क्या कहा था कि दिस इज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्लियर। तो यहां से फिर मैंने एक रिजल्ट ड्राइव किया था, रिलेशन ड्राइव किया था, रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या रिलेशन था, K इज इक्वल टू क्या था, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस काई था। ये रिजल्ट कैसे आया था आपके पास, जैसे आपके पास E क्या था, E क्या है, दैट इज इक्वल टू E नॉट प्लस E आई है। और आपके पास E नॉट क्या है, दैट इज इक्वल टू E माइनस E आई है। E आई को क्या लिख लिया था मैंने, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लिया था। सिग्मा आई को क्या लिख लिया था, PD लिख लिया था। PD को क्या लिख लिया था, एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई लिख लिया था। तो फिर यहां से मैंने E कॉमन ले लिया था। E कॉमन लेकर फिर क्या आ गया था, ये आपके पास E नॉट E बाय E नॉट को क्या लिख लिया था, K लिख लिया था। और ये क्या बन गया था, K इज इक्वल टू 1 प्लस काई बन गया था। तो यहां पे फिर मैंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन की थी, दैट इज द टर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या कहा था कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, it is the maximum value of electric field that is a dielectric medium can withstand without breaking down of its insulating property, that is called dielectric strength। means कोई भी डायलेक्ट्रिक के क्रॉस जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच ए डायलेक्ट्रिक इज नॉट breaking its insulating property, that maximum value of electric field is called dielectric। उसकी क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। याद रखिए कि आपके पास वैक्यूम की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो हम क्या लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम इज इनफाइनाइट, मींस डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम की हम इंसुलेशन जितनी मर्जी आप लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, आप वैक्यूम की इंसुलेशन को ब्रेक नहीं कर सकते। एयर की जो हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लेते हैं दैट इज टेकन एज 0.8 होती है। एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है दैट इज 0.8। ये जो मैं वैल्यू बता रहा हूं
दिस वैल्यू इज इन किलो वोल्ट पर मीटर में है। और पीवीसी की जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है दैट इज ऑफ 30 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर है। दिस यूनिट्स आर इन किलो वोल्ट पर मिलीमीटर में है। क्लियर। उसके बाद मैंने आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक कैलकुलेट किया था। क्या कहा था? कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक कि अगर आपके पास किसी भी कैपेसिटर के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, उस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है लेसर देन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, इन दैट केस दैट डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसकी थिकनेस के उसके बीच में प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितनी थी? डी थी। उसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के है, और उसकी थिकनेस क्या है? टी है। एरिया उसका जितना आपके पास प्लेट्स का एरिया है उतना ही एरिया है, और जो टी है वो लेस देन डी है। तो वहां से उस केस में हमने एक और रिजल्ट भी ड्राइव किया था। इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाता है? अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट बिकम्स E इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्या बन जाता है? कैपिटल E इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कहा था मैंने कि जब हम ए डाइलेक्ट्रिक whose thickness is lesser than the separation between the plates है, तो वहां पे दो तरह के पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाते हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस एयर में सेटअप हो जाता है जिसकी थिकनेस कितनी है? डी माइनस टी है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है? वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाता है? दैट इज इक्वल टू ई इंटू डी माइनस टी आ जाता है। और एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई नॉट है, और वो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाता है? उसकी थिकनेस क्या है? टी है, तो देयरफॉर कितना आ जाता है? ई नॉट इंटू टी आ जाता है। तो यहां से हमने क्या किया? ई कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया? ई इंटू डी माइनस टी प्लस क्या आ गया आपके पास? ई नॉट बाई ए इंटू क्या आ गया? टी आ गया। ई नॉट बाई ई को क्या लिख लिया? 1 बाई के, तो आपके पास वी क्या आ गया? E into d minus t plus t by k. So this is the potential difference between the parallel plate capacitor when a dielectric is placed whose thickness is lesser than the separation between the plates. यहीं से हमने क्या किया कि E की वैल्यू क्या लिख ली? That is equal to sigma by epsilon naught. सिग्मा की वैल्यू क्या लिख ली? Q by A. तो फिर यहां से हमने लिख लिया Q by V. तो क्या आ गया था हमारे पास? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गई थी। When a compound dielectric is placed means a dielectric is placed whose thickness is separation between the plates. तो क्या आ गई थी वो कैपेसिटेंस? That C is equal to क्या आ गई थी? Epsilon naught A whole divided by D minus T plus T by K आ गई थी। और फिर मैंने क्या कहा था कि अगर instead of dielectric a conductor is placed for a conductor K क्या आ गया? Infinite आ गया, तो उस केस में मैंने क्या कहा था? कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिस बिकम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी बन जाएगी। और मैंने क्या कहा था? इफ इट इज ए कंडक्टर हुज थिकनेस इज हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, तब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर T इज इक्वल टू क्या है? D बाई 2 है, तो ये क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी बाई 2, तो दिस बिकम्स twice of epsilon naught A by D, means its capacitance becomes twice of the capacitance of a parallel plate capacitor. Clear? And इस capacitance को capacitance of a parallel plate capacitor with compound dielectric मैंने ऐसे भी डिस्कस किया था कि now it becomes a combination of two capacitor which are connected in a series. एक कैपेसिटर वो बन गया जिसकी थिकनेस क्या है? T है, उसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है, तो उसकी कैपेसिटेंस C1 क्या है? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T है। और दूसरा आपके पास कैपेसिटर वो बन गया जिसकी सेपरेशन कितनी है? D माइनस T है, और उसकी प्लेट्स के बीच में है क्या? एयर है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या बन गई आपके पास? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T बन गई। अब ये दोनों कैपेसिटर्स क्या हैं?
पैरेलल में लगे हुए हैं, तो जिसके कारण इनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इस तरह से भी हमने ड्राइव किया था। फिर मैंने आपको कहा था कि इंस्टेड ऑफ एक डाइलेक्ट्रिक, हमने कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, यहां पे तो हमने कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक क्या लिया था कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक रखा जिसकी थिकनेस क्या है, टी है, विच इज लेसर देन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। तो जिसके कारण आपके पास दो डाइलेक्ट्रिक बन गए, एक आपके पास एयर बन गई और एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अगर हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में दो ही डाइलेक्ट्रिक रख दें जिनकी थिकनेस क्या हो, T1 और T2 हो और T1 प्लस T2 क्या है, दैट इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, तो उस केस में आपके पास नाउ दे बिकम्स टू कैपेसिटर्स हुज कैपेसिटेंसेस क्या होंगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय T1 एंड C2 इज दूसरे की क्या होगी, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T2। दोनों कैपेसिटर क्या हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस C क्या बन जाएगी इनकी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। इस तरह मैंने कहा था कि अगर आप एन डाइलेक्ट्रिक्स रखते हो जिनके एरियाज क्या हैं, दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ईच प्लेट्स हैं, उनकी थिकनेस क्या है, T1 T2 T3 डैश डैश Tn है, और इन सभी की थिकनेस का जो सम है दैट इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, और इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 K2 K3 डैश डैश Kn है। तो इस केस में कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस डैश डैश प्लस Tn बाय Kn बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि इनका जो इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K क्या बन जाएगा, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश Tn होल डिवाइडेड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस डैश डैश Tn बाय Kn बन जाएगा। और फिर मैंने कहा था कि अगर इंस्टेड ऑफ आपने दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे रख दिए, उनकी थिकनेस दोनों की क्या है, दैट इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, लेकिन उनके एरियाज डिफरेंट है, एक का एरिया क्या है A1 है, दूसरे का एरिया क्या है A2 है, तो जिससे क्या होगा आपके पास नाउ इंस्टेड ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन दिस बिकम्स ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पे अब जो दो कैपेसिटर बनेंगे, एक की कैपेसिटेंस क्या होगी, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A1 एप्सिलॉन नॉट K1 A1 डिवाइडेड बाय D, दूसरे की कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट K2 A2 डिवाइडेड बाय D। नाउ ये दोनों कैपेसिटर्स क्या हैं, बोथ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों कैपेसिटर्स क्या हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, दैट बिकम्स एप्सिलॉन नॉट बाय D ब्रैकेट में K1 A1 प्लस K2 A2। अगर इस तरह से एन डाइलेक्ट्रिक्स आपके पास रख दिए जिनके एरियाज क्या हैं A1 A2 A3 डैश डैश An है, और उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K1 K2 K3 डैश डैश Kn है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट बाय D ब्रैकेट में क्या होगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस डैश डैश प्लस Kn An होगा। और इस केस में कहा था इनका इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बन जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 डैश डैश प्लस Kn An होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा A1 होल डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश प्लस An हो जाएगा। क्लियर। और इन ब्रीफ यू कैन सी, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इस तरह से रखे हैं, उनकी थिकनेस डिफरेंट है, एरिया सेम है, तब तो वो कैपेसिटर को सीरीज में डिवाइड कर देंगे। अगर उनके एरियाज क्या हैं डिफरेंट है और थिकनेस क्या है सेम है, तब वो कैपेसिटर्स को क्या करेंगे पैरेलल में डिवाइड कर देंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास रिमेंबर बच्चों कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मैं आपको इसी के ऊपर प्रॉब्लम कहता हूं कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, दिस इज एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को आपने, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, दिस इज ए कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, इस कैपेसिटेंस इज C। आपने इस कैपेसिटर को इस बैटरी के साथ, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, इस बैटरी के साथ आपने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। चार्ज करने पे इसके ऊपर चार्ज कितना डेवलप हो गया Q,
और पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ V, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रिएट हुई है E, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी क्रिएट हुई है, कितनी डेवलप होगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी स्टोर होगी, U पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। अब नाउ द क्वेश्चन इज, बैटरी अभी आपके पास लगी हुई है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने एक क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। In this parallel plate capacitor, we are putting a dielectric whose dielectric constant is K. इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। बैटरी स्टिल कनेक्टेड और इट इज आस, और अब क्या हुआ, इसकी कैपेसिटेंस क्या बन गई C प्राइम, चार्ज इसके ऊपर क्या बन गया Q प्राइम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया V प्राइम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E प्राइम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी U प्राइम। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आपके पास C प्राइम ग्रेटर देन C है या लेस देन C है या इज इक्वल टू C है। क्यों इसी तरह Q प्राइम ग्रेटर देन Q है या इज इक्वल टू Q है या लेस देन Q है। जो V प्राइम है वो ग्रेटर देन V है या इज इक्वल टू V है या लेस देन V है। E प्राइम जो है इज इक्वल टू E है या लेस देन E है या ग्रेटर देन E है। U प्राइम जो है इज इक्वल टू U है या लेस देन U है या ग्रेटर देन U है। दिस इज द क्वेश्चन। मींस क्वेश्चन इज कि अगर आपने डाइलेक्ट्रिक रखा है तो इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर, चार्ज के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड हियर। लेकिन यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो बैटरी जो है, बैटरी इज हियर स्टिल कनेक्टेड, बैटरी आपके पास लगी हुई है। अब देखिए, एक तो आपके पास बड़ा क्लियर कंसेप्ट है, व्हेन इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगी। ये मैंने जिस दिन आपके पास कैपेसिटर शुरू किया था चैप्टर, उसी दिन कहा था, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डेफिनेटली इंक्रीज। चाहे बैटरी लगी हो, चाहे आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस बैटरी की प्रेजेंस में किया हो, चाहे आपने बैटरी की एब्सेंस में किया हो, लेकिन आपके पास इसकी जो कैपेसिटेंस है उसने इंक्रीज करना ही करना है। क्लियर नाउ, तो इट मीन्स दैट इट इज वेरी क्लियर, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया C प्राइम तो आपके पास इंक्रीज करेगा। मींस पहला तो आपके पास आ गया कि हियर C प्राइम विल बी ग्रेटर देन C, मींस कैपेसिटेंस ने क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब देखिए, जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से इसकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई और जिसने चार्ज सप्लाई करना है वो आपके पास प्रेजेंट है। दैट इज वेरी वेरी अंडरस्टूड कि इसके ऊपर चार्ज भी क्या करेगा, जब इसकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई तो इसके पास चार्ज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नाउ सेकंड इज हियर Q प्राइम इज आल्सो ग्रेटर देन Q। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, जो बैटरी आपके पास लगी हुई है, चाहे यहाँ पे C बढ़ गया, Q बढ़ गया, कुछ यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस इसी के कारण रहना है और ये आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, आपके पास सेम ही रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो नॉट चेंज। नाउ व्हाट्स अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होती है। V क्या रहा, आपके पास सेम रहा, आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी तो दैट इंप्लाई दैट पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ने क्या कर जाना है, इंक्रीज कर जाना है। सो व्हाट विल से कि इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो
बैटरी स्टिल बैटरी उस कैपेसिटर के साथ लगी हुई है तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ेगी, मीन चार्ज उसके ऊपर जो पहले प्रेजेंट चार्ज है वो भी बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गई, अंडरस्टूड है। उसमें एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में ये कहा गया है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस C है, चार्ज उसके ऊपर Q स्टोर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट होगी, पोटेंशियल एनर्जी U स्टोर होगी। अब हमने क्या किया, बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को क्या किया, रिमूव किया। बैटरी को रिमूव करने के बाद इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हमारे पास कैपेसिटेंस बन गई C प्राइम, चार्ज बन गया Q प्राइम, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया V प्राइम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई E प्राइम, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्या बन गई U प्राइम। नाउ द क्वेश्चन इज क्या C प्राइम इज इक्वल टू C है, या C प्राइम ग्रेटर देन C है, या C प्राइम लेस देन C है, Q प्राइम इज इक्वल टू Q है, या Q प्राइम ग्रेटर देन Q है, या Q प्राइम लेस देन Q है, क्या V प्राइम इज इक्वल टू V है, क्या V प्राइम ग्रेटर देन V है, क्या V प्राइम लेस देन V है, क्या E प्राइम इज इक्वल टू E है, क्या E प्राइम ग्रेटर देन E है, क्या E प्राइम लेस देन E है, क्या U प्राइम इज इक्वल टू U है, क्या U प्राइम ग्रेटर देन U है, क्या U प्राइम लेस देन U है। सेम आपके पास सिचुएशन है विच कैन बी आस्क्ड। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कैपेसिटर के बीच में अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो, बैटरी लगी हुई है या बैटरी नहीं लगी हुई, दैट से हार्डली मैटर। इसकी कैपेसिटेंस अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है, इसमें चार्ज स्टोर करने की इसकी एबिलिटी बढ़ेगी, इसकी कैपेसिटेंस ने इंक्रीज करना ही करना है। तो C प्राइम क्या होगी, ग्रेटर देन C होगी। अब लेकिन चार्ज स्टोर करने की इसकी एबिलिटी बढ़ गई। द क्वेश्चन है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई, लेकिन चार्ज सप्लाई किसने करना है, चार्ज सप्लाई किसने करना है, बैटरी ने करना है। और वो बैटरी हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी। जब हमने वो बैटरी रिमूव कर दी, नो डाउट आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, 1 लीटर ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें 1 लीटर हमने पानी डाल दिया, बाद में हमने उसकी कैपेसिटी, उस ग्लास ऑफ वाटर की कैपेसिटी 2 लीटर कर दी हमने, लेकिन पानी तो उसमें 1 लीटर रहेगा। जब तक हम 1 लीटर पानी और नहीं डालेंगे तब तक तो पानी उसमें 1 लीटर ही रहेगा। जब तक हम इसमें चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई, जब तक हम इसमें और चार्ज नहीं डालेंगे तो इसमें चार्ज नहीं बढ़ेगा। चार्ज डालना किसने है, बैटरी ने डालना है। वो बैटरी हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी, तो आपके पास इसमें चार्ज वही रहेगा जो आपके पास पहले था। तो Q प्राइम विल बी हियर Q। अब आपके पास क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए Q इज इक्वल टू क्या है, CV है, क्या है, Q इज इक्वल टू क्या है, CV है। Q क्या रहा, Q प्राइम के बराबर है, ठीक हो गया। C प्राइम क्या हो गया, ग्रेटर देन C हो गया। तो आपके पास V क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो गया। C क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो V क्या करेगा, आपके पास डिक्रीज कर जाएगा। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस, चार्ज सेम रहा, कैपेसिटेंस बढ़ गई, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया। ये तब हुआ है जब हमने जो अप्लाई सोर्स था उसे रिमूव करने के बाद डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है। तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, V/d, d तो वही रहा, V डिक्रीज कर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करेगी, कम हो जाएगी। तो हियर आपके पास हम क्या कहेंगे, Q प्राइम इज हियर Q, V प्राइम इज हियर लेस देन V, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या करेगी, कम हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ CV स्क्वायर, और जिसे क्या लिख सकते हैं,
क्यू स्क्वायर बाय 2c, और आपके पास c क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, q क्या रहा, सेम रहा, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, आपके पास डिक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो और बैटरी रिमूव कर दी, फिर डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, कैपेसिटेंस बढ़ गई, चार्ज सेम रहा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी लिख सकते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, कि यहाँ पे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, C प्राइम डिवाइड बाय C इज इक्वल टू V बाय V प्राइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E बाय E प्राइम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, U बाय U प्राइम। दिस इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लेकिन आपने इस रिजल्ट के साथ ये याद रखना है कि ये तब है, तब हमने डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है जब बैटरी को चार्ज करने के बाद उसको, उस बैटरी को रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद हमने डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर? तो दो ये चीजें आपके पास होगी। सो इन ब्रीफ यू कैन से कि जब आपने डायलेक्ट्रिक, बैटरी स्टिल कनेक्टेड, डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, कैपेसिटेंस बढ़ी, चार्ज बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रही, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। मतलब कि कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी तीनों बढ़ गई। क्लियर? और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। और जब बैटरी रिमूव करने के बाद डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, कैपेसिटेंस बढ़ी, आपके पास चार्ज सेम रहा, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी क्या रही, सेम रहेगी। क्लियर? सो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे कि व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट टर्म, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। ये जितने भी शार्प पॉइंट्स होते हैं इनके चार्ज लूज करने की, शार्प पॉइंट्स मींस जस्ट लाइक दिस, कि जितने भी शार्प पॉइंट्स होते हैं उन शार्प पॉइंट्स की चार्ज लूज करने की और चार्ज गेन करने की जो एबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ऑल शार्प पॉइंट्स आर हैविंग मैक्सिमम एबिलिटी टू लूज और गेन द चार्ज। ऐसे ये शार्प पॉइंट्स लाइक दिस, ऐसे जो शार्प पॉइंट्स हैं इनके चार्ज लूज करने की और चार्ज गेन करने की एबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। रीजन बीइंग कि जितने भी शार्प पॉइंट्स होते हैं उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्क्वायर होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होती है, Q बाय 4 पाई R स्क्वायर होती है। Q क्या है, कांस्टेंट, सिग्मा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है। तो जिसके कारण ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स का जो R होता है बहुत मिनिमम होता है। R मिनिमम होने के कारण इनका सिग्मा क्या है, ज्यादा होता है, और सिग्मा ज्यादा होने के कारण, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये चार्ज एक्सेप्ट भी मैक्सिमम कर सकते हैं, चार्ज लूज भी सबसे ज्यादा कर सकते हैं। तो आपके पास हाउसेस में जो आपके पास वो लगे होते हैं, घरों में आपके पास एक लाइटनिंग, जितनी भी हाई बिल्डिंग्स हैं, नॉट रेजिडेंशियल हाउस, जो कमर्शियल हाई रेजिडेंशियल, या तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं जहाँ पे आपके पास फ्लैट्स बने हुए हैं, 25 स्टोरीज फ्लैट्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे टॉप के ऊपर जितनी भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं आपके पास एक डिवाइस लगा होता है जिसे कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स। वो लाइटनिंग कंडक्टर्स में क्या है, उसके टॉप के ऊपर क्या है, ऐसे ही आपके पास जैसे मैंने कहा ऐसे शार्प पॉइंट्स की वायर्स लगी होती हैं, लाइक दिस, ऐसे लगी होती हैं, और इसका दूसरा एंड एक मेटालिक वायर के साथ थ्रू मेटालिक प्लेट अर्थ के साथ, अर्थ में होता है, दिस इज इनसाइड द अर्थ, ये अर्थ में एक मेटालिक प्लेट है थ्रू ए मेटालिक वायर।
तो इस लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस का हमारे पास क्या पर्पज है कि जब कभी भी आपके पास ये लाइट आपके पास रेनी डे में क्या होता है कि आपके पास कुछ जगह के ऊपर रेन के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स आपस में वो क्या करते हैं, क्लाउड जो है आपस में स्ट्राइक करने के बाद उनके ऊपर एक हैवी चार्ज, फ्रिक्शन के कारण उनके ऊपर एक हैवी चार्ज डेवलप हो जाता है। और वो हैवी चार्ज इतना डेंजरस होता है कि जब वो कभी हैवी चार्ज किसी बिल्डिंग के साथ आपके पास स्ट्राइक करता है, वो सारा का सारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है और उस बिल्डिंग को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, काफी उस बिल्डिंग का वो नुकसान कर सकता है। तो उस चीज को बचाने के लिए हमने ये लाइटनिंग कंडक्टर लगे होते हैं। इन लाइटनिंग कंडक्टर से क्या होता है कि जैसे ही वो हैवी चार्ज उस बिल्डिंग के नजदीक आता है तो व्हाट हैपन्स, उस हैवी चार्ज के कारण, उस नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कारण इनके शार्प पॉइंट्स के ऊपर, ये जितने भी शार्प पॉइंट्स हैं, ये शार्प पॉइंट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इन जितने भी आपके पास यहां पे क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और इसके दूसरे एंड प्लेट के ऊपर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और क्या होता है कि जब वो आपके पास इतना नेगेटिव चार्ज आता है, वो सारा नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये वाला आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ पे चला जाता है, ये अर्थ में फ्लो कर जाता है। तो जिसके कारण वो बिल्डिंग आपके पास डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है। और हम इस तरह भी हम किसे कहते हैं, जैसे वो हैवी नेगेटिव चार्ज आपके पास इसके नजदीक आता है और इन शार्प पॉइंट्स की चार्ज गेन करने की कैपेसिटी जो होती है बहुत मैक्सिमम होती है, वो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज ये शार्प पॉइंट्स अपने में अब्जॉर्ब कर लेंगे और अब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा एंड इसके साथ अर्थ के साथ कनेक्टेड है, वो सारा का सारा अर्थ में फ्लो कर जाता है, जिसके कारण उस बिल्डिंग का नुकसान क्या आता है, कम होता है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपके पास एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, जिसे हम कहते हैं एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, इस एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स के प्रिंसिपल के ऊपर ही हमारे पास एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही डिवाइस है, दैट इज एक एक्सेलेटर बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वन डे ग्राफ एक्सेलेटर। बट इट इज कॉल्ड वन डे ग्राफ एक्सेलेटर। तो व्हाट इज दिस वन डे ग्राफ जनरेटर, और इसे एक्सेलेटर और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर कहते हैं। व्हाट इज दिस वन डे ग्राफ जनरेटर और एक्सेलेटर? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलेट द चार्ज। ये हमारे पास कई तरह के एक्सेलेटर हैं, जैसे ये वन डे ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, इसी तरह साइक्लोट्रॉन है, दैट इज आल्सो एन एक्सेलेटर। आपके पास साइक्लोट्रॉन भी, छोटे साइक्लोट्रॉन, बड़े साइक्लोट्रॉन हैं। तो इस तरह से ये जितने भी एक्सेलेट होते हैं, इनका पर्पज क्या होता है, दीज एक्सेलेटर आर यूज्ड टू एक्सेलेट द चार्ज पार्टिकल। तो हम चार्ज पार्टिकल को किस लिए एक्सेलेट कराते हैं, जब भी हमने कहीं पे न्यूक्लियर एक्शंस परफॉर्म करवानी है, दीज एक्सेलेटर्स आर यूज्ड इन जस्ट टू परफॉर्म द न्यूक्लियर एक्शन। न्यूक्लियर एक्शन परफॉर्म कराने के लिए हमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेट कराना है। न्यूक्लियर एक्शंस कैसे परफॉर्म कराते हैं कि अगर सपोज करो किसी चार्ज पार्टिकल की किसी न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करवानी है, तो ये नहीं है कि चार्ज पार्टिकल सीधा उस न्यूक्लियस के ऊपर जाएगा तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये किसी भी न्यूक्लियस की चार्ज के साथ रिएक्शन तभी होगी अगर उस चार्ज के पास एक सफिशिएंट एनर्जी है। तो उस सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, वो सफिशिएंट एनर्जी हमारे पास कौन प्रोवाइड करते हैं, ये एक्सेलेटर प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इन एक्सेलेटर के साथ उन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेट कराते हैं,
फिर वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल उस न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म होती है। तो दीज आर द बेसिक पर्पस ऑफ दिस रिएक्टर्स और दिस जनरेटर तो और दिस एक्सेलरेटर। तो ये सबसे पहले ये बहुत एक छोटी सी मशीन है। दिस मशीन इज सेटअप इन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। ये बहुत कम एनर्जी तक, छोटी मशीन इसलिए कह रहे हैं कि ये कम एनर्जी तक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर पाते हैं। तो जो मशीन जितने ज्यादा एनर्जी तक, जितने ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर पाए, उस मशीन को उतनी बड़ी मशीन कहलाती है। तो दिस इज ए स्मॉल मशीन which is able to accelerate a very few and up to few energy तक ये चार्ज पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। नेम ऑफ दिस मशीन इज वन डे ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। इस मशीन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास कि जो शार्प पॉइंट्स है उनकी चार्ज लूज करने की और चार्ज गेन करने की कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और सेकंड क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस V के अंडर रखते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल क्या है, इट अटेन द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² दैट इज इक्वल टू Q into V। दिस इज द Q। जब व्हेन इट इज केप्ट इन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V तो इसके पास कितनी एनर्जी आ जाती है, Q into V आती है। तो इस मशीन में हम क्या करते हैं कि जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं उस चार्ज पार्टिकल के क्रॉस एक हम लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर देते हैं। लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करके उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा देते हैं। तो हम एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे सेटअप करते हैं, इस मशीन में एक आपके पास ऐसे होलोस्फेरिकल कंडक्टर होता है। दिस इज ए होलोस्फेरिकल कंडक्टर। This machine consists of this holospherical conductor. This holospherical conductor is kept on इसे हमने एक ऐसे insulating stand के ऊपर रखा हुआ है। It is kept on this insulating stand। और इस holospherical conductor के अंदर एक आपके पास ऐसे कोम लगा हुआ है जिसे कि हम कोम C2 कॉल करते हैं। This is also known as एक्सेप्टर कोम। ये क्या है, आपके पास कौन सा कोम लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर कोम। और इस मशीन के अंदर, इस होलोस्फेरिकल कंडक्टर के अंदर यहां पे आपके पास क्या है, दो पुलिस हैं। इन दिस इज कॉल्ड पुली P1, दिस इज कॉल्ड पुली P2। इन दो पुलिस के ऊपर एक ये ऐसे फैन बेल्ट जिसे कहते हैं, बेल्ट आपके पास क्या है लगी हुई है। ये बेल्ट आपके पास क्या कर रही है, जैसे ये पुलिस रोटेट करती है, इस पुलिस को हम रोटेट कराते हैं मोटर के साथ, कॉरस्पॉन्डिंगली ये आपके पास बेल्ट इसके ऊपर क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। नीचे वाले पोर्शन में यहां पे आपके पास एक कोम लगा होता है। दिस इज द कोम C1। ये जो कोम है दिस इज कनेक्टेड विद ए वेरी हाई टेंशन बैटरी। हाई टेंशन बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो इस कोम को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डोनर कोम। इसे हम क्या कहते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड, डोनर कोम। क्लियर। तो व्हाट हैपेंस कि जब ये डोनर कोम को हाई टेंशन बैटरी के साथ लगे होते हैं तो क्या होता है, आपके पास यहां से आपके पास एक चार्ज इंड्यूस होकर इधर इस बेल्ट के ऊपर ड्यू टू क्या होता है, ड्यू टू इट्स एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स के कारण यहां पे इस बेल्ट के ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जैसे ये पुली ऊपर की तरफ जाती है तो ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास ऊपर की तरफ, जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस कोम के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होने से एज इट इज कनेक्टेड विद किसके साथ कनेक्टेड है, होलोस्फेरिकल कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है। तो कंडक्टर के ऊपर आपके पास हमेशा क्या होता है, चार्ज आउटर सरफेस के ऊपर लाई करता है।
तो जैसे ही एज इट इज कनेक्टेड विद होलोस्फेरिकल कंडक्टर, ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर यहाँ पे, और जैसे जैसे आपके पास ये पुली रोटेट करती जाती है, नीचे से पॉजिटिव चार्ज आता रहता है, और यहाँ पे इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर आपके पास, सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज इधर, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर सारे के सारा इसके ऊपर ऐसे डेवलप होता रहता है। तो आपके पास जैसे जैसे पुली रोटेट करती आएगी, एक आप इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा, और आपके पास इस पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने से यहाँ पे एक लार्ज पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। लार्ज पोटेंशियल डेवलप होने से एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को फर्दर क्या करा सकते हैं, एक्सेलरेट करा सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ दिस 1D ग्राफ एक्सेलेरेटर। तो बेसिक आपने इसके ऊपर याद क्या रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ ए होलोस्फेरिकल कंडक्टर which is kept on an insulating stand. This holospherical conductor is connected with a comb that is called acceptor comb, क्योंकि ये चार्ज क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। नीचे आपके पास एक डोनर कॉम लगा होता है, उसे डोनर कॉम क्यों कहते हैं, वो चार्ज लूज करता है। वो चार्ज आपके पास लूज होके किसके ऊपर चला जाता है, इस बेल्ट के ऊपर चला जाता है। वो बेल्ट से हम चार्ज कहाँ पे, एक्सेप्टर कॉम से एक्सेप्ट कर लेता है, और वो फिर उसके बाद कहाँ पे स्प्रेड हो जाता है, वो होलोस्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरह होलोस्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर एक हम लार्ज चार्ज डेवलप कर देते हैं। लार्ज चार्ज डेवलप होने से उसके ऊपर एक लार्ज पोटेंशियल सेटअप हो जाता है। लार्ज पोटेंशियल सेटअप होने से वहाँ पे एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। उसके बाद उस लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को फर्दर क्या करा सकते हैं, एक्सेलरेट करा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अब हमारा ये कैपेसिटर खत्म हो गया। तो मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा यूनिट खत्म होगा, आपको जो मॉड्यूल मिले हुए हैं उस मॉड्यूल को मैंने डिस्कस करने, एक एक करके उनकी एक्सरसाइज मैंने डिस्कस करनी शुरू कर देनी है। अभी तो पहले मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस कैपेसिटर की कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर उसके साथ मैं नया चैप्टर भी शुरू कर दूंगा, प्लस आपके मॉड्यूल्स की प्रॉब्लम भी आपके साथ मैंने डिस्कस करनी शुरू कर देनी है। सो बच्चों, एज यू नो, मेरी ये सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, और पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। बच्चों, आप सबने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है, तो जिससे हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। तो इस सारे विश्व की शांति के लिए बच्चों एक साथ सब मिलके एक छोटा सा शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।